नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग कौन थे? इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग और ये साइकोलॉजिस्ट थे, यानी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो थ्योरी थी उसका मेन फोकस एरिया जो था वो था नैतिक तर्क के आधार पर विकास। इन्होंने अपना सारा ध्यान नैतिक तर्क के विकास पर ही केंद्रित किया था। इनकी थ्योरी का जो मुख्य आइडिया था वो क्या था? मोरल डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेज, यानी जो नैतिक विकास है वो चरणों में होता है। जिस प्रकार हमने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जो बौद्धिक विकास होता है वो चरणों में होता है, ठीक उसी प्रकार कोहलबर्ग ने बोला था कि नैतिक विकास भी किस में होता है? चरणों पर होता है। इसमें भी एक बच्चा एक चरण से दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ता है। ईच स्टेज रिफ्लेक्ट्स डीपर थिंकिंग, यानी इनकी विचारधारा के अनुसार हर चरण गहरी सोच को दर्शाता है। यानी बच्चा जैसे जैसे अब मॉरल डेवलपमेंट के उच्चतर स्तर पर पहुंचता जाएगा, यानी उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट वो उतनी ही अधिक मिलेगी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी के अंतर्गत अपनी थ्योरी को 3 स्तरों में विभाजित किया। जो पहला स्तर था उसे बोला गया है प्री कन्वेंशनल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा था कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। और आप इस डायग्राम के अंतर्गत देखेंगे इन्होंने अपने जो हर एक स्तर को है 2 लेवल स्टेजेस पर आगे विभाजित किया है। प्री कन्वेंशनल को की जो स्टेजेस है यानी अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, देन दोबारा इन्होंने अपनी जो पारंपरिक है उसको 2 भागों में बांटा है, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को भी 2 स्टेजेस में बांटा है। यानी इस प्रकार इनकी थ्योरी के अंतर्गत 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो लेवल है वो 3 है और स्टेजेस कितनी है? 6 स्टेजेस हैं। तो हम 1 बाय 1 हर एक लेवल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इनका लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व पारंपरिक। और यहाँ जो इस स्टेज पर जो अधिकतर बच्चे पाए जाते हैं वो कौन सी उम्र के होते हैं? 3 से 7 साल। यानी प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो आयु का जो टाइमलाइन है वो आपको कितना याद रखना है? 3 से 7 साल। अब इनकी जो पहली स्टेज है, जिसे हम बोलेंगे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी आज्ञाकारिता और दंड। इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा सोचता है अगर मैं यह काम करूँगा और मुझे डांट पड़ी तो यह गलत है। इसमें नियम केवल इसलिए माने जाते हैं ताकि सज़ा से बचा जा सके। तो बच्चों की इस लेवल की जो मॉरल डेवलपमेंट होती है वो आज्ञाकारिता और दंड के आधार तक सीमित होती है। दूसरा इसमें चरण है इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद। इसमें बच्चे का जो व्यवहार होता है वो जैसे को तैसे प्रिंसिपल आधारित होता है। यानी यहाँ बच्चा अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देता है। वह सोचता है अगर मैं तुम्हारा काम करूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? यानी सेल्फ सेंटर्ड यानी सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ मेन फोकस होता है। आइए अब अगली स्टेज पर चलते हैं, सेकंड लेवल पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। इसकी जो इस स्टेज का जो टाइमलाइन है वो कितना है? 8 से 13 साल। यानी इस स्टेज पर बच्चा किशोर अवस्था की ओर आगे बढ़ जाता है। यानी इसमें इस लेवल पे जो मॉरलिटी होती है, जो डेवलप होती है, वो 8 से 13 साल के बच्चों में पाई जाती है। तो इसकी जो पहली स्टेज है ये क्या है? गुड बॉय गर्ल, यानी हिंदी में अच्छा बच्चा अधिविन्यास। इसमें बच्चा जो है मुख्य इस जो हमारी पारंपरिक स्तर है, इसमें जो व्यक्ति है वो समाज के नियमों और दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ समाज के नियमों का पालन करता है और दूसरों की नज़र में गुड बनने की कोशिश करता है ताकि बैड ना बन पाए। ठीक है, अब हम इसकी एक एक स्टेज के विषय में जानेंगे। सबसे पहले है अच्छा बच्चा विन्यास, यानी यहाँ पर जो बच्चा है या व्यक्ति है समाज या परिवार की नज़र में अच्छा बनना चाहता है। व्यवहार जो है वो दूसरों को खुश करने या उनकी स्वीकृति पाने के लिए होता है। ठीक है, अब 4th स्टेज क्या है? यानी यहाँ जो हमने 3rd स्टेज में पढ़ा, यहाँ बच्चा को गुड और बैड जो टैग है उसके लिए वो बहुत मैटर करता है और उसकी मॉरलिटी उसी को ध्यान में रख के होती है। यानी वो कोई काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है उसके पीछे कोई तर्क खोजने की बजाय उसे अपनी इमेज कॉन्शियसनेस की ज़्यादा चिंता रहती है। अब चौथा है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून और तथा व्यवस्था। यहाँ बच्चा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
को ज़रूरी मानता है, यानी वो नियमों को पालन इसलिए करता है क्योंकि वो समझता है कि यह उसका कर्तव्य है और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो उसकी जो चौथे स्टेज पे है, तो बच्चा थर्ड स्टेज से जब चौथे स्टेज पर पहुंचता है तो उसकी एज डेवलप भी आप देखेंगे कि एक 8 साल के और एक 13 साल के बच्चे की मॉरलिटी में आप डिफरेंस देखेंगे। 8 साल का बच्चा गुड और बैड वाली स्थिति में होता है कि मुझे सबकी नज़रों में अच्छा बनना है, वो बहुत प्रभावित होता है जब उसे बोलता है शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड बॉय। तो इन सब का बच्चे की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वो उस टैग को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही बच्चा 12 से 13 साल की उम्र में जाता है तो उसे समझ में आता है कि मैं जिस समाज का हिस्सा हूँ, उस समाज का हिस्सा बने रहने के लिए, यानी उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुझे उस समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे छोटे जो 12-13 साल के वो बच्चे होते हैं, वो कूड़ा डस्टबिन में डालना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारे आसपास गंदगी फैल जाएगी। तो ये मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको याद रख पाए। इसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर पारंपरिक स्तर। ये यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि हमारे देश में, अगर हम अपने देश का ही एग्जाम्पल लो, तो बहुत सारे लोग जो एडल्टहुड में हैं, यानी उससे भी जो ज़्यादा, यानी 35 साल से भी जो ऊपर के लोग हैं, आप अक्सर देखेंगे वो कूड़ा डस्टबिन में डालने की बजाय इधर उधर गंदगी फैला देते हैं। यानी जो मॉरलिटी है वो उतनी उस लेवल तक डेवलप ही नहीं हुई होती। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, वो ये कहती है कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी सीक्वेंसिंग, यानी ऑर्डर जो ऑफ डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट है, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति अगले चरण तक पहुँच पाए। ठीक है, अब हम उत्तर पारंपरिक स्तर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि इस तरफ की मॉरलिटी तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इस स्तर पर व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों और मानवता के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, यानी यहाँ प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज़ की बात आ जाती है। तो इसको वन बाय वन इनके चरणों को पढ़ते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन। इस स्टेज के अंतर्गत व्यक्ति मानता है कि नियम समाज की भलाई के लिए होता है, लेकिन अगर कोई नियम किसी के अधिकारों का हनन करता है तो उसे बदला जा सकता है। अभी तक जो हमने इससे पहले कन्वेंशनल स्टेज की 4th स्टेज में पढ़ा था, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें क्या था कि वो उसे अपना कर्तव्य समझा कि अगर कोई कानून बना दिया गया है तो मुझे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। लेकिन जब वो 5th स्टेज पर आता है तो वह सामाजिक अनुबंधन, यानी समाज का निर्माण किस आधार पर हुआ है, वो वहाँ तक सोचना प्रारंभ कर देता है कि जो सामाजिक अनुबंधन यानी सामाजिक व्यवस्था लोगों की भलाई के लिए बनाई गई है। यदि कोई कानून या नियम ऐसा है जिससे समाज की भलाई होने की बजाय उसका बुरा हो रहा है, तो उस कानून व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक जो मोरल डेवलपमेंट है वो यहाँ तक हो जाता है, यानी नियम किसी के अधिकारों का अगर हनन करते हैं तो उसे बदला जाना चाहिए। इसके बाद है स्टेज 6, ये सबसे ऊपर वाले, यानी ये इनकी मॉरल डेवलपमेंट के सिद्धांत का सार्वभौमिक नैतिकता का जो सिद्धांत है, ये सबसे उच्चतम स्तर है। यहाँ जो व्यक्ति है वो उच्चतम स्तर तक पहुँच जाता है। तो इसे आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये उच्चतम स्तर है और यहाँ तक पहुँचने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इस चरण में वो लोग आते हैं जो कानून या समाज से डरते नहीं हैं और अपनी अंतरात्मा और मानवता के आधार पर बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं। अगर कोई कानून, इनका ऐसा मानना है कि अगर कोई कानून मानवता के खिलाफ है तो ये लोग उसे तोड़ने से नहीं डरते। यानी जैसे अगर आप स्वतंत्रता की बात करेंगे, जब रिवॉल्ट हो रहा था तो बहुत सारे, जैसे हमारी इंडिपेंडेंस का अगर एग्जांपल ले तो महात्मा गांधी और बहुत बड़े जैसे जिन्होंने भगत सिंह है, सुखदेव जी हैं, तो इन सभी ने अपने सिद्धांतों के चलते अपने जीवन तक की परवाह नहीं करी। इनके लिए वो मॉरल डेवलपमेंट, जो इनका जो नैतिक विकास है, वो इतनी आगे तक, इतने उच्चतर स्तर पर पहुँच गया था कि इनके लिए न्याय और जो स्वतंत्रता है वो इतना गहरा प्रभाव था उनका इन पर कि इनके लिए इन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं करी। तो वो किस लेवल ऑफ मॉरलिटी पर पहुंच गए थे, वो लेवल 6 यानी स्टेज 6 पर पहुंच गए थे, जिसमें सार्वभौमिक नैतिकता की बात कही जाती है। यहाँ लोग अपने मतलब इनके अंदर बलिदान की भावना, न्याय और समानता, मतलब ये लोग अपने सिद्धांतों को कानून से ऊपर रखते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो नेल्सन मंडेला हो गया, मदर टेरेसा हो गया। ये वही लोग हैं जो
पूरी दुनिया को एक तरफ और उनका सिद्धांत एक तरफ वाली सोच रखते हैं, और ये लोग बिना किसी स्वार्थ के पूरी मानव जाति के भले के लिए सोचते हैं। तो ये जो हमारी लास्ट स्टेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपको क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक आपको फिगर दिया गया है, इसमें बाकायदा आपको दिए गए हैं कि प्री कन्वेंशनल में जो 2 स्टेजेस हैं वो दिखाई गई हैं, और उनकी जो आपको बस मोटे तौर पर याद रखना है कि प्री कन्वेंशनल के अंदर 2 स्टेज, और आपको नाम हर एक लेवल के अंदर जो स्टेजेस है उनका भी नाम याद होना चाहिए और विद एज होनी चाहिए। तो इसमें वही एक आपको डायग्राम के इसलिए दिया गया ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। इसके बाद है कि इनका जो विकास का प्रभाव है वो किस प्रकार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो पहला जो चरण था उस पे जो दोनों स्टेजेस हैं उनका जो मुख्य फोकस था वो सेल्फ इंटरेस्ट की ओर था, यानी बच्चा स्वार्थ के आधार पर बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी वो तर्क नहीं कर पा रहा है, वो केवल स्वार्थ के आधार पर सही कार्य को कर रहा है। दूसरा है सामाजिक नियम। यहाँ बच्चा जो है समाज के नियम के आधार पर कार्य कर रहा है। यहाँ भी जो बच्चा है वो इतना उसका तर्क का जो लेवल है वो केवल वहाँ तक सीमित है कि क्योंकि समाज में नियम बनाए गए हैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो बच्चा जो एक्शन करता है वो सामाजिक नियम के अनुसार करता है। और जो सबसे लास्ट है नैतिक सिद्धांत। यहाँ बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली उसके अंदर से हो रहा है, यानी अब वो किसी बाहरी नैतिकता के बजाय कि बाहर के नैतिकता का प्रभाव नहीं है, वो खुद से नैतिकता को समझ पा रहा है कि नैतिकता क्या है, यानी सही गलत की पहचान बच्चा अपने लेवल पर यहाँ कर पा रहा है। बच्चा नहीं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वयस्क हो जाता है। तो ये आज की जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग थी। इसमें एक बहुत ही जो मेन पॉइंट है कि कोहलबर्ग ने जो अपनी ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बनाई है ये किस आधार पर बनाई है। तो ये बेसिकली इन्होंने एक कहानी थी जो बच्चों को सुनाई थी, जिसे हम हाइंस दुविधा के नाम से जानते हैं। इस कहानी जब इन्होंने अभी हम इस कहानी के विषय में पढ़ेंगे तो इनका जो था इन्होंने ये कहानी अलग अलग उम्र के बच्चों को सुनाई और उनसे कुछ प्रश्न पूछे, और उन बच्चों के जो उत्तर थे उसके आधार पर इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को अलग अलग लेवल्स में विभाजित किया और डिफरेंट स्टेजेस इन्होंने बनाई। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन्होंने जो इनकी जो डेवलपमेंट थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वो कैसे बनी और क्यों अलग अलग लेवल में इन्होंने किस आधार पर उसे अलग अलग लेवल पर बांटा। तो इन्होंने अलग अलग एज के बच्चों के जो उत्तर थे उनके आधार पर इन्होंने इस थ्योरी के अंतर्गत जो स्टेजेस दी हैं वो उन बच्चों के उत्तर के आधार पर बनाई हैं। तो एक बार हम इनका जो जिसे हम हाइंस डिलेमा कहते हैं इसे जान लेते हैं। यह कोहलबर्ग की थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी के आधार पर ही कोहलबर्ग ने बच्चों और बड़ों से सवाल पूछे और उनके जवाब में नैतिक विकास के चरण उन्होंने बनाए यानी तय किए। कहानी क्या थी? कहानी थी यूरोप की एक महिला जो कैंसर से मर रही थी। डॉक्टर के अनुसार उसे केवल एक ही दवा बचा सकती थी, जो शहर का एक फार्मासिस्ट था और जिसने वो दवा खोज ली थी, लेकिन वो दवा एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही देने को तैयार था। लेकिन जो उसका पति था हाइंस का, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अंत में दवा चुराने का फैसला किया। अब दवा चुराना सही है या नहीं ये प्रश्न उसने बच्चों से पूछना प्रारंभ किया, और व्यक्ति के स्तर पर, और यह व्यक्ति के नैतिक स्तर पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या उत्तर देता है या क्या उसको इसके हाँ या ना की इम्पोर्टेंस नहीं थी कोहलबर्ग के लिए। कोहलबर्ग का यहाँ सीधा सीधा तात्पर्य था कि बच्चा रीज़न तर्क क्या दे रहा है। अगर चुराना सही है तो उसने क्या तर्क दिया और चुराना गलत है तो उसने क्या तर्क दिया। तो हाइंस डिलेमा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है क्लासरूम एप्लीकेशन। तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें उसका क्लासरूम में क्या उपयोग है, यानी जब तक हम बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट यानी हम बच्चे को जब कुछ सिखा रहे हैं, नैतिकता का पाठ हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की अगर हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सिद्धांत और वैल्यूज़ को समझ जाए और उसकी एज उतनी ना हो, तो वो हमारे लिए एज अ टीचर समझना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे किस लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के किस स्टेज पर या चरण पर है, और हम उसे नैतिकता कैसे सिखा सकते हैं, कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, या हम उनको मॉरल दुविधाओं के प्रश्न दे सकते हैं जिस पे हम उसकी मॉरल डेवलपमेंट देख पाएँ कि किस चरण तक वो पहुँच पाया है। और इसी प्रकार हम
हम बच्चों को, जैसे कोहलबर्ग ने हाइंस का जो डिलेमा था दिया था, ठीक उसी प्रकार हम बच्चों को कहानियों के माध्यम से कुछ मॉरल जो है डिलेमास है वो दे सकते हैं और बच्चे उस पर चर्चा करने को बच्चे को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद है इस थ्योरीज का जानने से क्या लाभ है। ये हमें नैतिकता की जो सोच है उसको समझने में हमारी मदद करती है और ये ऑफ कोर्स ये शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हाँ, जब तक हम इस थ्योरी के विषय में नहीं हमने कभी पढ़ा था तो हमने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। हम केवल नैतिकता को देखते हैं कि इसमें नैतिकता है या नहीं है, हम केवल उस आधार पर। लेकिन आज जब हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि जो नैतिकता है उसका भी विकास होता है, जैसे हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, ठीक प्रकार उसी प्रकार नैतिकता का। और नैतिकता को जब हम थ्योरी को पढ़ चुके हैं तो हम इसमें वृद्धि में, बच्चे के अंदर इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी एजुकेशन ही तो वो रास्ता है जहां हम बच्चों को नैतिकता ठीक प्रकार से, यानी हम उन्हें अच्छा सिटीज़न यानी समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी इसकी खामियां क्या है। इग्नोर्स इमोशंस, इसमें भावनाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है और सांस्कृतिक पक्षपात है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ महिलाओं के अंतर्गत बहुत सारे जो नैतिकता के जो हम उदाहरण देखते हैं, लाइक देखभाल की जो उनके अंतर्गत केयर की जो होती है, सहानुभूति की जो फीलिंग्स होती है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि हम देखते हैं एज कंपैरेटिव टू मैन, फीमेल्स में एक नर्चर की जो चीज़ होती है वो कहीं भी इसमें नहीं दिखाई गई। और ये ही मुख्य जो आलोचना है, कैरोल गिलिगन ने भी इस आलोचना का जिक्र अपने विचारों के अंतर्गत उन्होंने दिखाया है। तो अगर इस थ्योरी के जो सबसे ज़्यादा आलोचक अगर पूछा जाए तो वो कौन थे, कैरल गिलिगन थे। तो ये आपको याद रखना है, कैरल गिलिगन इनकी थ्योरी के आलोचक थे। इनका मैं नाम यहाँ लिख देती हूँ, कैरल गिलिगन। तो इसको आपको याद रखना है, ये इनके आलोचक थे। इन्होंने कहा है कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो पुरुषों पर आधारित है और महिलाओं की देखभाल और सहानुभूति वाली नैतिकता को उन्होंने कम आंका है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही सीमित थी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।